जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। बेटा मैं ईशु ठाकुर आज आपके लिए लेके आया बेटा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और जो आपको जैसे पता ही है बेटा कि जो करंट अफेयर जीके के स्टैटिस्टिक्स करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ रहे हैं बेटा, इन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से जीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आज आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लासेस को। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कि विच सिटी होस्टेड द क्या विच सिटी होस्टेड द यूके इंडिया डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन वर्कशॉप। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है किस शहर ने यूके भारत रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी सहायक कार्यशाला की मेजबानी की है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई ऐसा कौन सा शहर, क्या विच सिटी होस्टेड द यूके इंडिया डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, जो क्या है वर्कशॉप पे बात करता है। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं बेटा, न्यू दिल्ली, लंदन, पुणे। ठीक है, और हमारे पास क्या है बेटा, लिवरपूल की बातें बता रखी हैं इसमें कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन एक करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बेटा जानते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बोलता क्या है। कि ये कहता है कि इंटरनेशनल, क्या बोला बेटा इसने, कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS, क्या है बेटा ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज अ लंदन बेस्ड थिंक, क्या है बेटा ये एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है इन कोलैबोरेशन विद, और इसका कोलैबोरेशन किसके साथ है बेटा, इंडिया भारत शक्ति डिफेंस प्लेटफॉर्म। किसके साथ है बेटा इसका कोलैबोरेशन, इंडिया भारत शक्ति डिफेंस प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज द यूके इंडिया डिफेंस, ऑर्गेनाइज द यूके इंडिया डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन वर्कशॉप इन लंदन। तो बेटा इसने क्या बोला, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी है IIS, लंदन बेस्ड थिंक टैंक है, ये कोलैबोरेशन करता है किसके साथ, इंडिया भारत शक्ति डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ, एंड ऑर्गेनाइज द यूके इंडिया डिफेंस, और क्या ऑर्गेनाइज करता है, इंडिया यूके डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन वर्कशॉप इन लंदन। तो कहता है कि लंदन स्थित टैंक, लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IIS ने भारत के भारत शक्ति रक्षा मंच के सहयोग से लंदन में यूके भारत रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यशाला का क्या करा, आयोजन किया है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था कि भाई विच सिटी होस्टेड द यूके इंडिया डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन वर्कशॉप, तो भाई इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा हमारे पास बी, लंदन। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से ये लंदन ने क्या करा है, भारत के साथ होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा कि भाई कौन सी सिटी होस्ट कर रही है यूके इंडिया डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन वर्कशॉप, तो ये लंदन है। क्या है बेटा, लंदन। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशंस सैटेलाइट नेम, जिसका नाम क्या है बेटा हमारे पास, लिंक्सी 03। क्या है, लिंक्सी 03। तो किस देश ने लिंक्सी 03 नामक अपना पहला संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम जिसका नाम कहता है लिंक्सी 03। तो ऑप्शन आपके पास है जापान, चीन, उत्तर कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो भाई इनमें से कौन सा वो देश है जिसने सबसे पहले क्या करा बेटा, लॉन्च करा पहला संचार उपग्रह। तो बेटा इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं क्या है। तो ये कहता है चाइना सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो भाई कौन है वो देश, चाइना। चाइना ने सबसे पहले लॉन्च करी फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक्सी 03 फीचरिंग एन अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल सोलर विंग, जो टेस्ट टेक्नोलॉजी करता है फॉर अ मैसिव 13,000 सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मेगा कॉन्स्टलेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट पे दिखाता है।
और इसका मेन एम क्या है बेटा, इट एम टू कम्पीट विद स्पेस एक्स। क्या इसका जो मेन एम है वो कम्पीट करना है स्पेस एक्स स्टारलिंक के साथ। द सैटेलाइट वाज लॉन्च atop a long March 2D rocket from the Taiyuan Satellite Launch Center in Central China में। कहां पे, सेंट्रल चाइना में। तो ये बोलता है कि चीन ने अपने पहले संचार उपग्रह लिंगसी 03 को सफलतापूर्वक क्या करा था, लॉन्च करा था। भाई हमें पता चल गया भाई सबसे पहले चीन ने करा है, और जिसमें कम पृथ्वी की कक्षा में विशाल 30,000 उपग्रह ब्रॉडबैंड मेगा तारा मंडल के लिए प्रौद्योगिकी के परीक्षण करने के लिए एक अति पतली लचीली सौर विंग शामिल है इसके अंदर। पतली और लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल। और इसका लक्ष्य है स्पेस एक्स के स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा करना है। किसके साथ कॉम्पिटिट करना बेटा, इसका लक्ष्य है स्पेस में एक स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा करना है। और उपग्रह को मध्य चीन, कहां से, ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। तो हमें भाई पता चला कि इसकी जो सबसे पहले जो सक्सेसफुली लॉन्च किसने करा, चाइना ने करा। और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसने करा और कितने कितने ये कॉन्स्टेलेशन के साथ हमारे अर्थ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल चुका है कि भाई इसका आंसर क्या है हमारे पास, चाइना, बी, चाइना हमारे पास आंसर है, जिसे हम चीन बोलते हैं बेटा हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश नॉन मधुलन कार्यक्रम लागू करता है। तो विच इंडियन स्टेट यूटी इंप्लीमेंट्स नॉन मधुलन प्रोग्राम शुरू करता है। हमारे पास बेटा तमिलनाडु है, केरला है, तेलंगाना है और क्या है, कर्नाटका है। और क्या है बेटा हमारे पास, कर्नाटका है। तो क्वेश्चन कहता है इंडियन स्टेट, ऐसी कौन सी भारतीय राज्य जो यूटी इंप्लीमेंट करता है, जिसका नाम क्या बताया गया, नॉन मधुलन कार्यक्रम को लागू करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तमिलनाडु है, केरला है, तेलंगाना है और कर्नाटका है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास नॉन मधुलन कार्यक्रम क्या है ये। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन TNSDC, क्या, तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज इंप्लीमेंटिंग द नॉन मधुलन प्रोग्राम को शुरू करता है। तो हमारे पास ये पता चल गया भाई ये किसने शुरू करा था, तमिलनाडु ने शुरू करा था। और अंडर द स्कीम अराउंड 12,582, बेटा इसका ध्यान रखना, 12,582 फैकल्टीज फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू एंड 7,835 फैकल्टी फ्रॉम आर्ट एंड साइंस से आई। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई जो फैकल्टी है इसकी वो कहां से, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कितने आई, 12,582। और जो आर्ट और साइंस से आई है वो कितने हैं, 7,835 फैकल्टीज हैं फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट हैव बीन ट्रेन्ड इन द लास्ट 1 ईयर। कितने, पिछले एक साल में बेटा ये ट्रेन किए गए हैं टू एनहेंस द स्किलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो ये कितने थे भाई, 12,582 फैकल्टीज थी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, और 7,835 जो थी ये कहां से थी बेटा, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से ली गई थी। ठीक है, तो तमिलनाडु कौशल विकास निगम TNSDC नॉन मधुलन कार्यक्रम लागू कर रहा है। और इस योजना के तहत जो इन्होंने योजना बनाई है, जो पॉलिसी बनाई है, इसमें क्या है, छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी, उनकी स्किल्स को और बढ़ाने के लिए बेटा पिछले एक साल में राज्य भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 12,582, कितने, 12,582 कहां से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, और कला और विज्ञान कॉलेजों से कितने, 7,835 संख्यकों को प्रशिक्षित किया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा इस क्षेत्र के अंदर तमिलनाडु। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो गया, ए ऑप्शन तमिलनाडु हमारा क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया है कि भाई कौन सी इंडियन स्टेट है, तो भैया वो तमिलनाडु स्टेट है। क्लियर है बात। चलिए बेटा आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म। भाई किस देश ने टेक इक्विटी डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म पेश किया है। ठीक है भाई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें।
तो विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म? तो आपके सामने ऑप्शन आता है इंडिया, जापान, यूके, यूएसए। तो भारत है भाई इसके लिए, जापान है, यूके है, या हमारे पास क्या है, यूएसए है। भाई ऐसा कौन सा देश है जिसने टेक इक्विटी डिजिटल ये समावेशन प्लेटफॉर्म क्या करा है, पेश करा है? तो पहले जान लेते हैं बेटे टेक इक्विटी है क्या। ठीक है, तो देखिए बेटा, ड्यूरिंग द G20 एम्पावर जो समिट हुई थी इन गांधीनगर इंडिया, कहां से, गांधीनगर इंडिया, इंट्रोड्यूस द टेक इक्विटी, एक डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म शुरू किया था, एम एट रिड्यूसिंग द जेंडर डिजिटल गैप। और इसका मेन एम जो है वो क्या था बेटा, रिड्यूसिंग करना, किसका, कम करना, जेंडर डिजिटल गैप को। किसको, जेंडर डिजिटल गैप को। तो G20 एम्पावर के दौरान जो समिट हुई थी कहां पे, गांधीनगर, भारत के अंदर, जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा था टेक इक्विटी को, एक डिजिटल इंक्लूजन दिखाया था, प्लेटफॉर्म था जो रिड्यूस करता है जेंडर डिजिटल गैप को। तो इट इज वन ऑफ द की आउटकम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी करी, एंड इट विल बी फ्री फॉर वुमेन टू यूज। और इसका ये किसके लिए यूज फ्री था बेटा, वुमेन। किसके लिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें भाई, ये किसके लिए फ्री था, तो ये वुमेन्स के लिए क्या था बेटा, फ्री था। फिर क्या था, इट विल हैव कोर्सेज ऑन डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, टेक स्किल डेवलपमेंट एंड कोर स्किल एनहेंसमेंट, एंड द प्लेटफॉर्म टू बी फंडेड बाय इंडियन फॉर द नेक्स्ट 3 years विल बी मेंटेन बाय किसके थ्रू, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, IFCCI के थ्रू ये क्या कर रहा है बेटा, अगले 3 साल में ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। तो गांधीनगर में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में लैंगिक डिजिटल अंतर को कम करने के उद्देश्य में एक डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पेश किया गया था। ठीक है, और ये भारत की G20 अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक है, और महिलाओं के लिए इसका उपयोग क्या था, निःशुल्क था, यानी कि बिल्कुल क्या है, फ्री। और इसमें डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, तकनीकी कौशल विकास, मुख्य कौशल वृद्धि पर पाठ्यक्रम होंगे, यानी कि जो इसमें ये बताया जाएगा, इसमें किसके ऊपर बताया जाएगा बेटा, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, टेक स्किल डेवलपमेंट और कोर स्किल एनहेंसमेंट को इसमें बढ़ाया जाएगा। अगले 3 वर्षों के लिए, यानी कि जो आने वाले नेक्स्ट 3 years हैं, भारत द्वारा वित्त पोषित इस मंच को रख रखाव फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की बोलते हैं, द्वारा किया गया है, यानी कि FICCI के थ्रू किया गया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू ये बताया गया है। तो दोबारा सुने, नेक्स्ट 3 years, यानी कि नेक्स्ट 3 years में भारत द्वारा वित्त पोषित इस मंच का रखरखाव फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है भाई? तो आपसे पूछ सकते हैं भाई FCCI क्या है, ये मैंने आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। तो इसका आंसर बेटा आपके सामने आ गया है कि ये कौन सी कंट्री है बेटा, इंडिया। और कहां पे ये हुई थी बेटा, गांधीनगर। कहां पे हुई थी बेटा, ये गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बेटा, कहता है कि एज पर स्टैनसी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इंडिया पर कैपिटल इनकम इज लाइकली टू ग्रो टू व्हाट अमाउंट बाय फिस्कल 2030। तो इसने बोला स्टैनसी शोध रिपोर्ट के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत की जो पर कैपिटल इनकम है हमारी, कितने तक बढ़ने की संभावना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे दोबारा। एज पर स्टैनसी, किसके अनुसार, स्टैनसी के अनुसार जो एक रिसर्च रिपोर्ट है, इंडिया पर कैपिटल इनकम, जो भारत की क्या बेटा पर कैपिटल इनकम है, इज लाइकली टू ग्रो टू व्हाट अमाउंट, यानी कि कितने अमाउंट तक वो ग्रो करेगी, किसके थ्रू, बाय फिस्कल 2030 तक। तो स्टैनसी शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी तक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो हमारे पास आता है बेटा USD 1000 है, USD 2000 है, USD 4000 और USD 5000 है। तो कितने अमाउंट तक ये बढ़ सकती है, 2030 तक। क्लियर है बात? 2030 तक ये कितने अमाउंट तक बढ़ सकती है। क्लियर? चलिए भाई जानते हैं क्या ये पहले। तो कहता है द कंट्री पर कैपिटल इनकम इज लाइकली टू ग्रो बाय क्लोज 70%, कितना, 70% से USD 4000 बाय फिस्कल 2000 फ्रॉम USD 2450 इन फिस्कल 2003। तो बेटा 2030 की जो ये बात कर रहा है,
इसमें आप देख रहे हैं कि 70% से लेकर कितना 4000 यूएसडी तक ये बढ़ सकता है बाय फिस्कल 2030 तक। और फ्रॉम कहां से बेटा 2450 इन फिस्कल 2023 में है। अब 2003 से हमें 2030 तक पहुंचने में कितना बोल रहा है कि लगभग 70% यानी कि 4000 यूएसडी तक ये बढ़ सकती है। तो दिस विल हेल्प द कंट्री टू बिकम, अब ये भाई ये भारत की मदद कैसे करेगी, तो दिस विल हेल्प द कंट्री टू बिकम अ मिडिल इनकम इकोनॉमी को क्या करेगी, मदद करेगी विद यूएसडी 6 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। किसके साथ, 6 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसका ध्यान रखना। ये जो हेल्प करेगी भारत देश की बिकम अ मिडिल इनकम इकोनॉमी के लिए, किसके लिए, मिडिल इनकम इकोनॉमी विद यूएसडी कितना 6 ट्रिलियन जीडीपी। ठीक है भाई, ये कम नहीं होता है बेटा 6 ट्रिलियन जीडीपी। तो पर कैपिटल इनकम जो जीडीपी हैज राइजन फ्रॉम यूएसडी 416 फिस्कल 2001 थी, 2001 में कितनी थी 460, उससे यूएसडी कितनी आई बेटा 1413 पे हम पहुंचे। कब तक पहुंच गए भाई 2011 तक पहुंच गए। एंड टू यूएसडी 2021 में कितनी थी 2150। बेटा मैंने हर एक ईयर का आपको बताया, 2001 में 460 से शुरुआत करी, 2011 तक कहां पहुंच गए 1413 अमाउंट पे पहुंच गए। उसके बाद फिर 10 साल बाद नेक्स्ट 2021 तक हम कितने पहुंच गए बेटा 2150 पे पहुंच गए। अब जो हमारा मेन एम है 2030 तक, वो कितना बोल रहा है कि भैया 70% से हम कितना 4000 यूएसडी तक पहुंच सकते हैं। तो द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर विल बी एक्सटर्नल ट्रेड। भैया ये क्या है, एक एक्सटर्नल ट्रेड से फॉलो करता है किसके थ्रू, हाउस होल्ड कंजप्शन। क्या दिखाता है, हाउस होल्ड कंजप्शन। तो देश के प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2030 तक 70% बढ़कर 4000 अमेरिकी डॉलर हो जाने की संभावना है। कितने 4000 अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है कि भाई ऐसा मानना है कि हम 2030 तक कितना अमाउंट अचीव कर लेंगे, यहाँ पे 4000 अमेरिकी डॉलर को अचीव करेंगे, जो वित्त वर्ष 2003 में कितना था 2450 अमेरिकन डॉलर था। और अभी मैंने आपको बताइए कि भाई 2001 में कितना था और 2011 में और 2021 में। ठीक है, तो इससे देश को 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के साथ मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। कौन सी, जो मध्यम आय वाली क्या होती है हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी होती है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय जीडीपी वित्त वर्ष 2001 में 460 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2011 में 1413 अमेरिकन डॉलर और वित्त वर्ष 2021 में 2150 अमेरिकी डॉलर हो गई है। तो सबसे बड़ा विकास चालक भारी व्यापार होगा और इसके बाद घरेलू खपत भी इसमें होगी। ठीक है, तो ये भी एक इंडिया के लिए क्या होगा, एक अचीवमेंट की तरह ही होगा कि 2030 तक हम कहां तक पहुंचेंगे 70% से 4000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ गया भाई, इसका आंसर बेटा हमारे पास आया है यूएसडी 4000 निकल के आया है। ठीक है, तो साथ साथ आपके साथ एक्सप्लेनेशन हो रही है तो आपको इजीली आंसर क्या हो रहे हैं समझ में आ रहे हैं और इजीली आंसर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बता सकते हैं हाँ भाई इसका ये होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है कि व्हाट इज डीसीएस। भाई डीसीएस क्या है, ठीक है, डीसीएस क्या है, दैट हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। जो किसने लॉन्च करा बेटा, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या करा बेटा, लॉन्च करा है। तो डीसीएस क्या है, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय, क्या केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भाई अब है क्या डीसीएस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि डीसीएस क्या है। और आपसे भाई ये भी पूछ लेगा भाई डीसीएस ये है, ठीक है, तो इसे किसने लॉन्च करा था, इसका ये क्वेश्चन भी बन गया। तो जब ये डीसीएस है क्या आपको पता चल जाएगा तो आप अगले क्वेश्चन का आंसर भी आराम से दे दोगे। तो डीसीएस के बारे में हम अभी बताते हैं। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या करा था, लॉन्च करा था। भाई आपसे पूछ लेगा भाई डीसीएस ठीक है, ये लॉन्च किसने करा था, लो जी एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए। तो ये लॉन्च यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा था। अब आपसे पूछा भाई ऑप्शन दे दिए कि ये डिजिटल क्रॉप सर्वे है, ठीक है भाई, डिजिटल फसल सर्वेक्षण है, ड्यूरेबल क्रॉप सर्वे, टिकाऊ फसल सर्वेक्षण है, फिर आपसे बोलेगा डबलिंग क्रॉप सर्वे यानी कि दोहरीकरण फसल सर्वेक्षण की बात करेगा,
और फिर आपसे चौथा बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव क्रॉप सर्वे है। ठीक है भाई, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि वितरणात्मक फसल सर्वेक्षण है। तो सबसे पहले बेटा आपको यही है कि भाई डीसीएस है क्या, क्या काम करता है। ये तो पता चल गया भाई, लॉन्च कौन करता है, भाई यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती है, लेकिन ये है क्या? ठीक है, चलिए बेटा पहले इसके बारे में बताते हैं आपको। तो कहता है टू इंप्रूव द कलेक्शन ऑफ शोविंग डाटा। अच्छा, शोविंग का मीनिंग आपको पता ही होगा भाई, ठीक है ना। तो जो हम बीज वगैरह बोते, जो किसान लोग हैं हमारे, तो टू इंप्रूव द कलेक्शन ऑफ शोविंग डाटा द गवर्नमेंट हैज इनिशिएट अ पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या गया, डिजिटल क्रॉप सर्वे। भाई पता चल गया, डीसीएस है क्या हमारे पास, डिजिटल क्रॉप सर्वे है। इन 12 स्टेट स्टार्ट करी सो खारिफ सीजन ऑफ 2023 में। तो खारिफ सीजन जो हमारे मई जून के होते हैं, जो बारिश के टाइम पे होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इन फसलों को किसकी जरूरत होती है बेटा, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, सिंचाई की, इरिगेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो टू इंप्रूव द कलेक्शन ऑफ सोविंग डाटा, अब हमें क्या करना भाई, बुआई डाटा के संग्रह में सुधार के लिए, किसके लिए, बुआई डाटा के, ठीक है ना, संग्रह में सुधार के लिए सरकार ने 2003 के खारिफ सीजन में 12 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण डीसीएस नामक एक पायलट परियोजना शुरू करी थी, 12 किसमें, राज्यों में। तो द डीसीएस रेफरेंस एप्लीकेशन यूज टेक्नोलॉजी लाइक जीआईएस, जीपीएस एंड एम टू एंश्योर एक्यूरेट क्रॉप एरिया एस्टिमेट करना एंड सपोर्ट करना फार्मर को विद सॉल्यूशन। कि भाई बड़े समस्या आती है फार्मरों के साथ, तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का कि भाई डीसीएस सर्वे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसान भाइयों की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो डीसीएस संदर्भ एप्लीकेशन जीआईएस और जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग करता है और इसका उद्देश्य सटीक फसल क्षेत्र का अनुमान, किसका, सटीक फसल क्षेत्र का अनुमान सुनिश्चित करना और समाधान के साथ किसानों का समर्थन करना है। कि भैया किसानों का क्या हो, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है किसानों के साथ और उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, तो इसका मेन काम ये होता है। और इसे खुले मानकों का पालन करते हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ओपन सोर्स और इंटर ऑपरेशनल टूल के रूप में बनाया गया है। ये ओपन सोर्स है, क्या ये ओपन सोर्स है। तो इट हैज बीन क्रिएटेड एज अ पब्लिकली अवेलेबल होगा ओपन सोर्स एंड इंटरऑपरेबल टूल एडहरिंग टू ओपन द स्टैंडर्ड्स। ठीक है भाई, तो इसे खुले मानकों का पालन करते हुए सार्वजनिक रूप से, क्या, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ओपन सोर्स और इंटरऑपरेबल टूल के रूपों में बनाया गया है। तो हमें भाई पता चला कि ये क्या है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, डीसीएस, क्या बोलते हैं इसे, डीसीएस, डिजिटल क्रॉप सर्वे है, जो किसान भाइयों की क्या करेगा भाई, मदद करेगा, कलेक्शन करेगा शोविंग डाटा का, और फिर उनकी समस्या को जानेगा, और समस्या के बाद क्या करेगा, उनका समाधान भी देगा कि भाई आपको इस तरीके से ये हल करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई सरकार के थ्रू, जो किसानों के लिए सोचा गया एक अच्छा कदम है। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा बेटा। तो इसका आंसर क्या है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ऑप्शन ए, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, अभी बता दिया मैंने आपको। और ये कौन लॉन्च करी है भाई, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। तो ये दोनों तरीके से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, आपके सामने आ सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, कहता है कि विच इंस्टीट्यूशन, क्या, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ध्यान रखें भाई जरा, इसको क्या बोला गया है कि विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, पीओसीटी, प्रोटोटाइप टू डिटेक्ट, क्या, प्रोटोटाइप टू डिटेक्ट द यूटीआई कॉजिंग बैक्टीरिया। तो इसने बोला है कि किस संस्थान ने, क्या, किस संस्थान ने यूटीआई पैदा करने वाले, क्या क्या पैदा करने वाले, यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, पीओसीटी, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो भाई कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये डेवलप करा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये ऑप्शन आपके सामने आईआईटी मद्रास है, आईआईटी गुवाहाटी है, एनआईवी है, या एम्स है, या क्या है, एम्स है। तो सबसे पहले आपके सामने भाई इसमें से 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे भाई पूछेगा भाई यूटीआई है क्या, ठीक है, फिर उसके बाद बोलेगा भाई पीओसीटी क्या है, भाई पीओसीटी क्या है, क्या काम है,
इस तरीके से आपके सामने और क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो भाई इसमें बोला गया विच इंस्टीट्यूशन है डेवलप अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, पीओसीटी क्या करता है बेटा, पीओसीटी जो हमारे पास है प्रोटोटाइप विकसित करता है, डेवलप करता है। तो हम चलिए इसके बारे में जानते हैं पहले है क्या ये, ठीक है। तो कहता है यूटीआई, किसकी बात, देखो अभी क्वेश्चन में आपसे बोला गया यूटीआई कोजिंग, क्या यूटीआई कोजिंग क्या है ये यूटीआई, इसके बारे में जानते हैं बेटा। तो कहता है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये हमारे पास उसकी फुल फॉर्म हमें पता चल गई है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज अ हेल्थ प्रॉब्लम ग्लोबली, आजकल ये हर एक समस्या सामने आ रही है, बड़ी समस्या के रूप में आई है, इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें भारत भी इन्वॉल्व है। भाई बाहर के विदेशी जो हमारे पास विदेशी भी है, और इसमें क्या है बेटा, भारत भी इसमें इंक्लूड हो गया, एंड इज पर्टिकुलरली कॉमन इन फीमेल। तो मोस्टली ये जो बीमारी है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हो रहा है, ये किसके अंदर आज समस्या आ रही है, ये कॉमन इन फीमेल्स में आ रही है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। कब आती है, जब महिला गर्भवती होती है उस समय ये समस्या आ रही है यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये बाहर देशों में तो है ही, अब इसमें क्या हो गया, भारत भी शामिल हो गया है, कौन है, भारत भी शामिल हो गया भाई इस बीमारी में। और ये बीमारी जो है सबसे ज्यादा किस में, फीमेल्स में, और फीमेल्स में किस टाइम के दौरान होती है, जब वो क्या होती है, उनके प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है, जब वो क्या होती है, गर्भवती समय उनका चल रहा होता है, ठीक है। फिर कहता है द पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, पीओसीटी, मैंने अभी बताया आपको, प्रोटोटाइप डेवलप आईआईटी गुवाहाटी, किसने कराया बेटा, ये आईआईटी गुवाहाटी इज अ फोटो डिटेक्टर दैट डिटेक्ट करता और क्वांटिफाइज करता यूटीआई कोजिंग बैक्टीरिया को, किसको बेटा, यूटीआई कोजिंग बैक्टीरिया। ऐसे ही बैक्टीरिया के थ्रू क्या करती है, फैलती है, ठीक है भाई, किसके थ्रू फैलती है बेटा, बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो फोटो डिटेक्टर है क्या बेटा, ठीक है भाई, ये क्या है, फोटो डिटेक्टर है, और क्वांटिफाई एट यूटीआई कोजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, यूटीआई कोजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। यूटीआई की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लैब्सिएला, क्या बोलते हैं, क्लैब्सिएला निमोनिया विद 5 मिनट फ्रॉम अ पेशेंट ड्यूरिंग सैंपल। तो इसको ये याद रखना कि भाई जो यूटीआई कोजिंग बैक्टीरिया है, जिसे क्या बोला जाता है, क्लैब्सिएला निमोनिया बोला जाता है, ठीक है, और विद इन 5 मिनट्स फ्रॉम अ पेशेंट यूरिन सैंपल। तो आईआईटी गुवाहाटी में विकसित पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, पीओसीटी प्रोटोटाइप, एक क्या है बेटा, फोटो डिटेक्टर, जो मरीज के मूत्र के नमूने से 5 मिनट के भीतर क्या क्लैब्सिएला निमोनिया नामक एक यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाता है। कितने, 5 मिनट में, कितने मिनट में। अब ये भी भाई क्वेश्चन आ गया कि भाई कितने मिनट में ये इसका पता लगा सकता है भाई इस बैक्टीरिया के बारे में, और उसकी मात्रा निर्धारित करता है कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्लियर है भाई बात। तो यूटीआई क्या है बेटा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो ये पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में घेर रखे इस बीमारी ने, और इसमें हमारा भारत देश भी शामिल है, और ये ज्यादातर महिलाओं में होती है। किसमें होती है बेटा, ये महिलाओं में होती है। और ये कौन से पीरियड में होती है बेटा, जब इनका प्रेगनेंसी दौर चल रहा होता है, जो गर्भवती होती है, जब वो इनका टाइम समय चल रहा होता है, उस टाइम पे ये ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है भाई। और ये किसने करा था बेटा, द पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग प्रोटोटाइप डेवलप करा आईआईटी गुवाहाटी ने। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके इसने शुरुआत करी है, और इन्होंने जो शुरुआत करी है आईआईटी गुवाहाटी ने, तो ये यूटीआई कोजिंग बैक्टीरिया है, जो क्लैब्सिएला निमोनिया नामक यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया का 5 मिनट में क्या कर लेता है, पता कर लेता है, जब उनको क्या करते हैं, सैंपल इकट्ठा लेते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और इसका आंसर क्या है, आईआईटी गुवाहाटी। क्या है, आईआईटी गुवाहाटी ने ये पहले शुरू करा है, ठीक है भाई। क्लियर है बात। चलिए बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है ICAR। क्या, ICAR इज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब इसने बोला जो ICAR है, ये जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर
आता है। ठीक है, तो आईसीएआर किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था भाई, आईसीएआर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यानी कि एमएसएमई मंत्रालय, कृषि और किसान, क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान, क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अंदर आईसीआर आता है। तो भाई जानते हैं आईसीआर है क्या पहले। तो आईसीआर के बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो ये क्या है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। किसके अंदर आता है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE, मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो इसे कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और द इंडियन काउंसिल ऑफ क्या है बेटा, एग्रीकल्चर रिसर्च है ये आईसीएआर। और इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, जो कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्टिंग, ओवरसीइंग रिसर्च एंड एजुकेशन रिलेट करता है किससे, एग्रीकल्चर से। किससे, एजुकेशन रिलेट करता है किससे, एग्रीकल्चर से। फिर कहता है जो गवर्नमेंट हैज फॉर्म एन 11 मेंबर हाई लेवल कमेटी, ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, कितने मेंबर थे इसमें, 11 मेंबर हाई लेवल कमेटी लेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी DARE एंड सेक्रेटरी ऑफ आईसीएआर। कौन सा भाई, एडिशनल सेक्रेटरी थे किससे, DARE से। अभी मैंने आपको बताया DARE का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इसमें बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ने फॉर्म करा, इसमें 11 हाई लेवल कमेटी थी और ये किसके थ्रू हो रही थी, एडिशनल सेक्रेटरी थे किसके, DARE के। किसके थे एडिशनल सेक्रेटरी, DARE के। और सेक्रेटरी ऑफ आईसीएआर टू पर्पस, इनका पर्पस का मेजर करना, रैशनलाइजिंग एंड राइट सीजिंग आईसीएआर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ISR कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARI के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। क्या है बेटा, एक स्वतंत्र संगठन है और यह कृषि से संबंधित अनुसंधान शिक्षा के समन्वय, निर्देशन, देख रेख के लिए जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राधिकरण है और सरकार के आईसीएआर को तर्कसंगत बनाने और सही आकार देने के उपायों का प्रस्ताव देने के लिए अतिरिक्त सचिव कौन है, DARI के सचिव और आईसीएआर के सचिव के नेतृत्व में 11 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का क्या किया गया, गठन किया गया था। तो आईसीएआर पता चल गया, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए थ्रू ये काम करता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आते हैं बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो हमारे पास इसका बी आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या करता है बेटा, काम करता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया आईसीएआर होता क्या है और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। क्लियर है। तो बेटा साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती जा रही है कि भाई किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविटा वेचिया, क्या सिविटा वेचिया विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ सिटी इन विच कंट्री। तो सिविटा वेचिया जो समाचारों में देखा गया था, किस में देखा गया था, ये न्यूज़पेपर में आई थी, वर्ड का बहुत यूज हुआ है बेटा। किस देश का एक शहर है, किस देश का एक शहर है। न्यूज में, न्यूज़पेपर में इस वर्ड का जो है बेटा बहुत इस्तेमाल हुआ। तो सिविटा वेचिया जो समाचारों में आपने देखा, इसमें किस देश का एक शहर है भैया, किस देश के अंदर ये क्या है, एक शहर है। ये ऑप्शन आपके सामने श्रीलंका है, इटली है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, पपुआ न्यू गिनिया है, ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, श्रीलंका, इटली, म्यांमार, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है भाई,
तो नाम थोड़ा सा अजीब सा प्रोनाउंसिएट होता है इसका, सिविटा वेचिया, सिविटा वेचिया। और ये क्या है, एक देश के अंदर शहर का नाम है। ठीक है, जानते हैं भाई, ऑप्शन आपके सामने है, श्रीलंका है, इटली है, म्यांमार है, पपुआ न्यू गिनी है, किसके अंदर ये आता है। ठीक है, चलिए बेटा जानते हैं है क्या। तो इटालियन अथॉरिटी फ्रॉम द कैरिबियन कमांड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज रिपोर्ट द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट कार्गो शिप wreckage ऑफ द पोर्ट इन, कहां पे, सिविटेशिया नियर द रोम, कहां ये, नियर रोम। और द शिप डेटिंग बैक टू द फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी कंटेन 100 ऑफ वेल रिजर्व रोमन जहाज थे, जिसे क्या बोला गया था, एम्परर बोला गया था, फाउंड यूजिंग अ रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट की तरह ये काम किया है। तो सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए, किसके लिए, जो हमारी क्या बेटा कल्चर है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए कराबिनियरी कमांड के इतावली अधिकारियों ने रोम के पास, किसके पास, रोम के पास सिविटा वेचिया में बंदरगाह के पास एक प्राचीन मालवाहक जहाज के मलबे, किसके, जो पुराना क्या था, मालवाहक जहाज के मलबे की खोज की सूचना दी थी। किसकी सूचना दी थी भैया, जो वहां पे पुराना मालवाहक जहाज के जो मलबे थे उसकी खोज की सूचना दी थी। तो सांस्कृतिक जो विरासत की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या करा, जो सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कराबेनियारी कमांड के इतावली अधिकारियों ने रोम के पास सिविटा वेचिया में, रोम के पास, किसके पास बोला, इसका ध्यान रखना, रोम के पास सिविटा वेचिया में बंदरगाह, क्या है, सिविटा वेचिया में क्या बेटा, एक बंदरगाह है, उसके पास एक प्राचीन मालवाहक जहाज के मलबे की खोज की इन्होंने सूचना दी थी। और पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के इस जहाज में सैकड़ों अच्छी तरह से संरक्षित रोमन जार हैं, जिन्हें एम्फोरा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लेना। पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है भाई, इस जहाज में सैकड़ों अच्छी तरह से संरक्षित रोमन जार हैं, और इन रोमन जारों को, जिन्हें एम्फोरा के नाम से जाना जाता है, किसके जाना जाता है, रोमन जारों को एम्फोरा के नाम से जाना जाता है, जो दूर से संचालित रोबोट का क्या करके उपयोग करके पाए गए थे। ठीक है भाई, तो हमें ये पता चल गया भाई ये है क्या, किस तरीके से, ये कौन से शहर में हमें मिला। तो अब आप मुझे बता सकते हैं भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, इटली। ठीक है भाई, बी आंसर होगा इसका क्या, इटली। रोम की बात करिए, ठीक है ना भाई, और इटली में क्या है बेटा, रोम, तो इसका आंसर क्या होगा, इटली होगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच यूनियन मिनिस्ट्री has recently introduced a fresh visa category name, जिसका नाम क्या दिया गया, आयुष वीसा नाम दिया गया है। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो आयुष वीजा नाम से, क्या, आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी की क्या करिए, शुरू की है भाई, वो कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, आयुष है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो भाई जानते हैं ये आयुष वीजा है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। तो चलिए बेटा, कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, क्या बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ फ्रेश वीजा कैटेगरी, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, जिसका नाम दिया है आयुष वीसा। क्या नाम दिया गया है, इसका आयुष वीसा नाम दिया गया है। तो कौन है बेटा, वो हमारी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ फ्रेश वीजा कैटेगरी, इन्होंने अभी क्या करी है बेटा, ये कैटेगरी बनाई है, जिसका नाम इन्होंने आयुष वीसा दिया गया है। क्या नाम दिया गया, आयुष वीसा, टू केटर और टू फॉरेन नेशनल सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग थेरेपेटिक केयर, वेलनेस और योगा, है किसके अंदर, भारत के अंदर। तो द आयुष वीजा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट फॉर अ डेडिकेटेड वीजा प्रोग्राम फॉर फॉरेनर विजिटर सीकिंग ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम और अ इंडियन मेडिसिन। तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में, क्या, गृह मंत्रालय ने हाल ही में ही भारत में चिकित्सक देखभाल, कौन सी, ये ध्यान रखना, चिकित्सक देखभाल के लिए कल्याण और योग सहित चिकित्सक उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों को, किसको, विदेशी नागरिकों को
पूरा करने के लिए आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और आयुष प्रणाली या भारतीय चिकित्सा के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी आगंतुकों के लिए एक समर्पित वीजा कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयुष वीजा की शुरुआत की है। तो वही ये आपको पता चल गया आयुष वीजा है क्या, और इसके शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इसका आंसर आपको पता गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन था, तो विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश वीजा कैटेगरी, जिसका नाम क्या था, आयुष वीजा। तो हमारे पास क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये शुरू करी थी। और मैंने आपको ये भी बता दिया भाई किसके लिए शुरू की गई थी। ठीक है, क्लियर है, बात क्लियर होती जा रही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच इंस्टीट्यूशन, क्या, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट, यानी कि किस संस्था ने, क्या, किन संस्था ने अभी भी तैयार नहीं रिपोर्ट जारी की है। किन संस्था ने, ऐसा कौन सा संस्था है, तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है, नेस्कॉम है, या जोखिम शिक्षा यानी कि रिस्क हॉरिजॉन्स है। तो भाई ऐसी कौन सी संस्था है जिसने क्या अभी भी तैयार नहीं रिपोर्ट जारी की, अभी भी तैयार रिपोर्ट जारी की है, ये शुरू करा। तो ये कौन सी संस्था की बात कर रहा भाई, इसमें क्या बोल रहा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, विश्व बैंक है, ठीक है, नेस्कॉम है, जोखिम हॉरिजॉन्स है। तो ये कौन सी संस्था है, चलिए बेटा पहले जानते हैं है क्या। तो बेटा हमने देखा कि एक रिपोर्ट आई है क्लाइमेट रिस्क हॉरिजॉन, किसके थ्रू, क्लाइमेट रिस्क जोन टिल स्टिल अनप्रिपेयर्ड, ये बात ध्यान रखना। तो एक रिपोर्ट आई थी किसके थ्रू, क्लाइमेट रिस्क हॉरिजॉन्स के थ्रू, किसके थ्रू, क्लाइमेट रिस्क हॉरिजॉन्स के थ्रू। और उस रिपोर्ट का क्या बोला गया, स्टिल अनप्रिपेयर्ड सेड दैट इंडियंस मेजर बैंक रिमेन अनप्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट क्लाइमेट रिस्क के बारे में बताया नहीं गया है। तो दिस कम्स डिस्पाइट द कंट्री फेसिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट 314 to 365 days in 2022। और जो एनालाइज हुआ इसका रैंक बैंक ऑन सेवरल क्राइटेरिया में इंक्लूडिंग हमारे फोसिल फ्यूल्स एक्सक्लूजन पॉलिसी है, एमिशंस डिस्क्लोजर है, क्लाइमेट सिनेरियो है, एनालाइज करता है, नेट जीरो टारगेट है। तो क्लाइमेट रिस्क हॉरिजॉन्स की स्टिल अनप्रिपेयर्ड शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, कि भारत के प्रमुख बैंक जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के प्रमुख बैंक जलवायु जोखिमों का क्या करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है भाई, और यह तब हुआ है जब देश को 2022 में 365 दिनों में से 314 दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ गया, और हमारे पास इसकी क्या नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। और विश्लेषण में बैंकों को जीवाश्म ईंधन बहिष्करण नीति, उत्तरसन प्रकटीकरण, जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और शुद्ध शून्य लक्ष्य सहित कई मापदंडों पर रैंक किया गया है। तो ये रिपोर्ट किसके थ्रू थी, क्लाइमेट रिस्क हॉरिजॉन, किसके थ्रू थी, क्लाइमेट रिस्क हॉरिजॉन। और इसे क्या गया, स्टिल अनप्रिपेयर्ड। और इसमें क्या गया, ये डिस्पाइट कब आया, जब देश में जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थी, यानी कि पूरे साल में 365 दिन थे, उसमें से 314 से इन 2023 में ये बताया नहीं गया था। तो ये रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क हॉरिजॉन के थ्रू बताई गई थी, स्टिल अनप्रिपेयर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बेटा अब इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा रिस्क हॉरिजॉन्स, डी, ऑप्शन डी, रिस्क हॉरिजॉन्स इसका क्या है, आंसर है। तो रिस्क हॉरिजॉन इंस्टीट्यूट है जिसने रिलीज करा था स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट, और किस लिए करा था ये भी मैंने आपको क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब आता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहता है विच इंस्टीट्यूशन, क्या, विच इंस्टीट्यूशन साइन MOUs विद 35 इंस्टीट्यूशन। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने साइन करे MOUs के साथ 35 इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोट करना कोलैबोरेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट, यानी कि मानकीकरण, क्या, मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन करे। ऐसी कौन से संस्थान है जिसने 35 संस्थानों के साथ ये समझौता किया है, उस पर साइन करे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है नीति आयोग,
ठीक है, BIS, ठीक है, नेस्कॉम और PIB, ये चार हमारे क्या है बेटा इसमें ऑप्शन है, नीति आयोग, बिस, नेस्कॉम और PIB, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा हम आपको ये बताते हैं नीति आयोग क्या है, BIS है क्या, नेस्कॉम क्या है और हमारे पास PIB है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले एक्सप्लेन करते बेटे इसके आंसर को, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले नीति आयोग, किसकी बात करेंगे बेटा, नीति आयोग की बात करेंगे। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करता है, ये नीति आयोग इसे बोलते हैं। तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC ऑफ इंडिया, जो भारत की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द UPA गवर्नमेंट। तो ये किसने जो एस्टेब्लिश करी थी, ये UPA गवर्नमेंट ने करी थी। किसने करी थी, UPA गवर्नमेंट। ऑन 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया गया था टू रिप्लेस, यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक न्यूली फॉर्म बॉडी बनाई गई थी, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है बात। तो हमारे पास क्या है, नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने विच वाज एस्टैब्लिश हुई थी UPA गवर्नमेंट के थ्रू। किसके थ्रू हुई थी, UPA गवर्नमेंट के ये थ्रू क्या हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। तो ऑन 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट रेजोल्यूशन हुआ जो पास किया गया था कि जो प्लानिंग कमीशन था पहले हमारा, उसे न्यूली फॉर्म नीति आयोग में बदल दिया गया था। और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस, क्या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस फॉर्मेशन नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी नीति आयोग की वो ये चेयरपर्सन कौन है बेटा इसके, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 8 फरवरी 2015। ठीक है बेटा। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी नीति आयोग की वो किसके अंतर्गत हुई थी, वो चेयर बाय नरेंद्र मोदी ऑन 8 फरवरी 2015 को हुई थी। तो भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसकी स्थापना UPA सरकार ने की थी, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बदलने के एक कैबिनेट प्रस्ताव यहाँ पे पास किया गया था। और भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। और नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी, जो हमारे क्या है प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये नीति आयोग था। चलिए भाई, पहले ऑप्शन के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया। फिर हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। क्या आता है बेटा हमारे पास, BIS। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी के और सेफ्टी के बारे में बताता है भारत के अंदर। तो भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था है जो भारत में उत्पादन की गुणवत्ता, भाई किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है। फिर व्हेन अ प्रोडक्ट हैज BIS सर्टिफिकेशन इट मींस दैट प्रोडक्ट हैज बीन टेस्ट। अगर BIS सर्टिफिकेशन उस पे है तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट क्या है, टेस्टेड है। क्या बेटा, वो प्रोडक्ट को टेस्ट कर देगा, पास कर देगा, एंड मीट्स द रिक्वायर्ड इंडियन स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी के लिए। तो जब किसी उत्पादन को BIS प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन का परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया, और यह सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता, उसके प्रदर्शन को विश्वसनीयता के लिए आवश्यक भारतीय मानकों को क्या करता है, पूरा करता है। हाँ भाई, ये यूज के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर ओनली देन विल इट रिसीव इट्स BIS सर्टिफिकेशन, दिस सर्टिफिकेशन हेल्प प्रोटेक्ट कंज्यूमर। किसको बताएगा भाई, प्रोटेक्ट करेगा किसको, कंज्यूमर को। किससे, फ्रॉम बाइंग फॉल्टी और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से बचाता है। ठीक है, लोगों की क्या होती है, जागरूकता बढ़ती है, तो तभी इसे इसका BIS प्रमाण पत्र होगा, और यह प्रमाणीकरण उपभोक्ता को दोषपूर्ण या घटिया उत्पादन खरीदने से बचाने में क्या करेगा, मदद करेगा, कि भाई लोगों को क्या मिलेगी, जागरूकता मिलेगी कि भाई इस पे तो BIS की क्या नहीं है भैया, मोहर नहीं है, तो ये टेस्टेड नहीं है। तो BIS की मोहर है तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, टेस्टेड प्रोडक्ट है, और आप उसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का, उपभोक्ता का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा, नेस्कॉम की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन था इसका। तो द नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, क्या है इसकी फुल फॉर्म, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड सर्विस कंपनी इज एन इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है दैट प्राइमरीली सर्व द इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सर्व करता है।
यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और क्या है, वकालत समूह है। फाउंडेड इन 1998। अच्छा, ये कब पाया गया था भाई? 1988 में। नेस्कॉम ऑपरेट एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व एज अ की एंटिटी विद इन द इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करता है। तो जो मुख्य रूप से क्या है बेटा, भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा सेवा प्रदान करता है। 1988 में, किसमें? 1988 में स्थापित नेस्कॉम और एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है और भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख इकाई के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। तो नेस्कॉम जो नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है, ये कब फाउंड हुई थी? 1988 में क्या करी थी? फाउंड हुई थी। क्लियर है बात? ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा, हमारे पास आता है पीआईबी, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। किसकी बात करेंगे? जो हमारे पास ऑप्शन 4 था क्वेश्चन में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करेंगे। तो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये एस्टैब्लिश हुआ था जून 1919 को, ये ध्यान रखना। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है बेटा, वो कब एस्टैब्लिश हुआ? एस्टैब्लिशमेंट की डेट बेटा हमेशा ध्यान रखना, 1919 जून में। एज अ स्मॉल सेल अंडर अ होम मिनिस्ट्री। किसके अंदर था बेटा? एक छोटा सा सेल था होम मिनिस्ट्री के अंदर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उस टाइम पे तो आपको पता है 1919 में क्या थे भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो इट मेन टास्क क्या था? टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इंडिया, कि भाई ये रिपोर्ट तैयार करना, टू बी प्लेस्ड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट से पहले। एंड इट वाज देन लोकेटेड इन शिमला, और ये इसकी लोकेशन कहां पर है बेटा? शिमला में। द फर्स्ट हेड ऑफ पब्लिसिटी सेल वाज, कौन थे बेटा इसके? डॉक्टर LF रशब्रुक थे, विलियम्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हु वाज डेसिग्नेटेड एज ऑफिसर ऑन अ स्पेशल ड्यूटी पे इन्हें लगाया गया था। इन 1941 में जे नटराजन बिकम द फर्स्ट इंडियन, ये याद रखना बेटा, जे नटरंजन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी हेड ऑफ बने ब्यूरो एज अ प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एंड द ऑर्गेनाइजेशन नेम वो चेंज हो गया था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इन 1946 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो भाई आपसे पूछेगा भाई है क्या? जी बता दिया। कब एस्टेब्लाइज हुआ था? भाई हम आजाद भी नहीं हुए थे जब ये एस्टेब्लाइज हो गया था, जून 1919 में। ठीक है भाई, इसके पहले चेयरमैन कौन थे भाई? जो जे नटरंजन बिकम द फर्स्ट इंडियन थे, जो हेड बने थे ब्यूरो एज अ प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिस। पहले इसे क्या बोलते थे? प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या बोले जाता था? प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसका नाम चेंज हो गया था 1946 में, और इसका नाम रख दिया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इन 1946 में रखा गया था। तो द ब्यूरो हैज बीन रिकंस्टिट्यूट मैनी टाइम्स, बहुत सी बार ये रिकंस्टिट्यूट हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद से इसके अंदर बहुत से चेंजेस आ गए थे। ठीक है, तो पहले क्या था बेटा हमारे पास? प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, और 1946 में इसका नाम बदलकर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रख दिया गया था। क्लियर है बात? तो पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? जून 1919 में हुई। अभी मैंने बताया ब्रिटिश सरकार के तहत, गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे सेल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? भारत पर एक रिपोर्ट तैयार करना। इसका काम क्या था? भारत के ऊपर क्या करना है? एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना था। कहां पे रखते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष ये क्या करते थे? रिपोर्ट को पेश करते थे। और यह तब कहां था? शिमला में स्थित था। कहां पे था ये तब? शिमला में। तो प्रचार प्रकोष्ठ के पहले प्रमुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर LF रशब्रुक विलियम्स थे, जिन्हें विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। और 1941 में जे नटराजन प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में ब्यूरो के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय बन गए। और 1946 में संगठन का नाम बदलकर प्रेस सूचना ब्यूरो कर दिया गया। और 1947 में भारत की आजादी के बाद से ब्यूरो में कई बार पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, बहुत बार क्या किए गए? इसमें चेंजेस किए गए हैं। क्लियर है बात? ये मैंने आपको चारों ऑप्शन जो हमारे पास दे रखे थे, ये मैंने आपको क्या कर दिया? क्लियर कर दिए भाई, कि हमारे पास नीति आयोग क्या है, BIS है क्या, नेस्कॉम क्या है, और पीआईबी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से आपसे क्या करें? क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो कहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया साइन मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग द MOUs विद 35 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थे अक्रॉस कंट्री फॉर फोस्टरिंग कोलैबोरेशन था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। तो जो इंस्टीट्यूशन था इंक्लूड सम प्रोमिनेंट NIT गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से है डिफरेंट स्टेट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो भारतीय
जो मानक ब्यूरो भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय में मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किया, उस पर क्या करें, साइन करें। और संस्थानों में देश भर के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख एनआईटी, सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें क्या हो गए थे बेटा, शामिल हो गए थे। ठीक है, बहुत से इसमें क्या हो गए थे, अलग अलग तरीके से ये शामिल हुए थे। ठीक है, आ रही है बात क्लियर? तो बेटा मैंने आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या करा, समझा दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा इसके जो ऑप्शन थे, विच इंस्टीट्यूट साइन एमओसी विद 35 इंस्टीट्यूट प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड कन्फर्मेटिव असेसमेंट, तो नीति आयोग था, बिस था, नेस्कोम था, कौन था, ये आप बता सकते हैं। अब मैंने आपको ये समझा दिया, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा BIS। क्या होगा, BIS। इसका हमारा ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, आंसर होगा BIS। ठीक है, और मैंने अभी आपको BIS के बारे में बताया, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी के लिए भारत में है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोगों को, क्लियर है सारी चीजें बेटा, मैं क्लियर कराता जा रहा हूं आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट डेंगू डेथ। कहता है ऐसा कौन सा देश है जिसमें हाईएस्ट डेंगू डेथ रेट रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड में, एंड दिस ईयर, इस साल की बात कर रहा है। इस वर्ष विश्व में सबसे अधिक डेंगू मृत्यु दर किस देश में दर्ज की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है भाई। ऐसा कौन सा देश था जिसमें सबसे ज्यादा डेंगू डेथ रेट को दिखाया गया, बताया गया। तो इसके बारे में जानते हैं बेटा पहले। तो कहता है बांग्लादेश विटनेस हाईएस्ट डेंगू डेथ रेट इन द वर्ल्ड। कौन है बेटा, बांग्लादेश। ठीक है, विद डेथ टोल 634 दिस ईयर। कितने, 634 डेथ हो चुकी है इस साल डेंगू से। ऑन सितंबर 2 बांग्लादेश के अंदर रिकॉर्ड किए गए 21 डेंगू रिलेटेड डेथ हुई है, द हाईएस्ट नंबर इन अ सिंगल डे दिस ईयर। यानी कि एक दिन में डेंगू से जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो 21 हो गई। कितनी हो गई? और पूरे जो एक साल की बात कर रहे हैं अभी, इसमें 634 इस साल इनकी क्या हो गई, बांग्लादेश के अंदर डेंगू से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो बांग्लादेश रैंक, जो बांग्लादेश की रैंक है, सेकंड है ग्लोबली इन डेंगू रिलेटेड केस में, एज अ ब्राजील इज इन फर्स्ट पोजीशन। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है बेटा, ब्राजील। एंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट रोज 1,30,302 इन बांग्लादेश। तो ये एक बड़ा क्या है बेटा, संख्या है बांग्लादेश के अंदर जो बढ़ती जा रही है पेशेंटों की डेंगू के। तो बांग्लादेश में दुनिया में सबसे ज्यादा डेंगू से मृत्यु दर देखी गई। इस साल मरने वालों की संख्या 634 हो गई। इस साल कितनी हो गई, 634। 2 सितंबर तक, अभी की हम बात करें रिसेंटली डाटा, बांग्लादेश में डेंगू से संबंधित 21 मौतें दर्ज हो गई है। कितनी मौतें हुई है, 21। और जो इस साल एक दिन में सबसे अधिक संख्या हुई है, सबसे अधिक संख्या 21। ये एक बड़ी संख्या है बेटा, इतनी जो डेंगू के थ्रू क्या हो गए, मृत्यु हुई, लोगों की डेथ हुई है। और डेंगू से संबंधित मामलों में बांग्लादेश विश्व स्तर में दूसरे स्थान पर, जबकि ब्राजील पहले स्थान पर आता है। ब्राजील किस पे आता है, पहले स्थान पर आता है। और बांग्लादेश में कुल मरीजों की संख्या कितनी है, 1,30,302 हो गई है। ये डेंगू से अभी तक का डाटा है बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट डेंगू रेट इन द वर्ल्ड दिस ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्लियर है बात, बांग्लादेश इसका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केसीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केसीसी फॉर फिशरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो किसके लिए, मत्स्य पालन के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिशरी बोलते हैं। केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, चेन्नई, मुंबई, वाराणसी या पुणे। ठीक है भाई, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केसीसी की बात करते हैं, तो पहले जान लेते हैं बेटा केसीसी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसके आंसर पे आते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, जो भाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी की एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है भाई, एंड डेयरिंग, ठीक है भाई,
परसोत्तम रुपाला विल चेयर अ वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केसीसी। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरी एट अ यशवंतराव चौहान सेंटर इन मुंबई महाराष्ट्र में। तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री क्या थे? परसोत्तम रुपाला महाराष्ट्र के मुंबई में यशवंतराव चौहान केंद्र में एक दिव्य मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस पर केसीसी के किसान क्रेडिट कार्ड, किसकी बात कर रहा है? जो किसानों को दिया जाता है बेटा। और जमीनी मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या, जो जमीनी जो लैंड को लेके क्या है बेटा, वहां पे डिस्प्यूट्स हैं, तो मत्स्य पालन विभाग डीओएफ और पशुपालन डेयरी विभाग डीएचडी द्वारा संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो द कॉन्फ्रेंस बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी डीओएफ बोलते हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ट्रेडिंग डीएचडी, जो रिजॉल्व करने प्रेसिंग ऑन ग्राउंड इश्यूज, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा? हमारे पास इसका आंसर कहां पे हुई है? ये मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? चेन्नई, मुंबई, वाराणसी, पुणे। अब भाई मुंबई चलो भाई बोल दें, कभी कभार महाराष्ट्र भी ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई आंसर हो। क्लियर है बात? चले बेटा आगे। अब कहता है विच कंट्री हैज इमर्ज चैंपियन इन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप। अब पुरुष हॉकी 5S एशिया कप में कौन सा देश चैंपियन बना? ठीक है भाई, विच कंट्री हैज इमर्ज चैंपियन इन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप। तो ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। हमारे पास ये क्या है? 4 ऑप्शन है कि भाई पुरुष हॉकी जो 5S या एशिया कप हुआ था जो, उसमें कौन सा देश चैंपियन बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ये हॉकी 5S है क्या। इस हॉकी 5S का मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर हम बताएंगे भाई चैंपियन कौन बना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, हॉकी 5S इज एन इन्वेंशन गेम प्लेड है बिटवीन 2 टीम। किसके बीच में होता है? 2 टीमों के बीच में होता है, जिसमें 4 फील्ड प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 तो फील्ड प्लेयर्स हैं और एक गोलकीपर होता है। क्या होता है बेटा? एक गोलकीपर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हॉकी 5S नाम दिया गया है इसका, हॉकी 5S। यानी कि इसमें 2 टीमें और 4 फील्ड प्लेयर और एक क्या होगा? गोलकीपर होगा। एक क्या होगा बेटा? गोलकीपर होगा। और इंडियन इमर्ज चैंपियन इन द मैन हॉकी 5S एशिया बीटिंग, हमारे जो राइवल्स है पाकिस्तान को हराया 2-0 से। शूट आउट आफ्टर बोथ टीम वर लॉक्ड एट 4-4 इन अ रेगुलेशन टाइम। तो कौन है भाई इसका? कौन जीता? ये हमारा देश भारत इसमें जीता है। किससे जीता है? हमारा जो प्रतिद्वंदी है राइवल्स है पाकिस्तान से जीता है। विद द विन इंडिया हैव बुक्ड देयर प्लेस इन द FIH मेंस हॉकी 5S में अपना नाम बुक कर दिया वर्ल्ड 2024। क्या? वर्ल्ड 2024 में। तो हॉकी 5S एक आक्रमण खेल है जो 4 फील्ड खिलाड़ियों और एक गोलकीपर वाली 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। किसके बीच में खेला जाता है? 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। और निर्धारित समय में दोनों टीमें 4-4 से बराबरी पर थी, जिसके बाद शूट आउट में, किसमें भाई? जो टाइम पीरियड था उसमें तो 4-4 पे बराबर हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ शूट आउट में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-0 से हराकर भारत पुरुष हॉकी 5S एशिया कप में चैंपियन बन गया। क्लियर है? और इस जीत के साथ भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये एक बड़ी उपाधि है हमारे देश के लिए, ठीक है भाई, हमारे भारतीय हॉकी प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो 5S पता चल गया बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा भारत देश, इंडिया, ठीक है, इंडिया, भारत। क्लियर है बात? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए बेटा हमारे लिए ये आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया था, ठीक है भाई। ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चंस के साथ मैंने आप लोगों को क्या करा बेटा? एक्सप्लेन करा, ठीक है। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की और क्लासेस आगे आती रहेंगी आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। तो बेटा आज के लिए इतना ही।
और आज आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस और जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए शिक्षा मित्र क्लासेस पर जुड़े रहिए हमेशा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और हमारा बस एक ही एम है बेटा कि आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं आज की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।